फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर। फोर्थ है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर में आप लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, the metallic character of elements decreases. Decreases, that is non metallic character। सर कल की रात सर मैं कर नहीं पाया सर, कल की आप सर वीडियो भेज दोगे सर? हाँ बेटा मैं भेजूंगा, आज मैं आपको जो है कल की भी वीडियो सारी भेज दूंगा। ठीक है, दोनों बैचेस की आज वीडियो मैं भेज दूंगा रात में। अब आप ये देखिएगा, जो अगर मेटल एंड नॉन मेटल का थोड़ा बहुत याद आता हो, नहीं भी याद आता होगा तो मैं बताऊंगा। मेटल एंड नॉन मेटल में हमने ये देखा था कि मेटल जो होता है ना वो क्या होता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स जो है वो कैटायन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। जो भी एलिमेंट कैटायंस बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। तो क्या है इसमें, हम ये देखेंगे कि कैटायन बनाने की जो प्रॉपर्टी है, क्या लेफ्ट टू राइट जाने में वो डिक्रीज होगी? अभी देखते हैं उसी चीज को। मैं यहां पर ये कह दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आप लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इसमें आप ये कहेंगे कि ये जो तीन है ना, ये तीन तो है बेटा मेटल्स। ये जो बीच वाला है ये कहलाता है मेटलॉइड, और ये जो तीन है ये है नॉन मेटल्स। ये तीन है नॉन मेटल्स। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें ये कहता हूं कि चलिए जी, इसमें हम ये कैसे कह सकते हैं, और मैंने यहां पर ये लिख दिया कि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। अब ना एक चीज को बिल्कुल सीधी भाषा में समझना आप,
कि मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उनको हम बोल देते हैं मेटल्स। अब ज़रा ना ध्यान से समझना, मैं सोडियम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैग्नीशियम को एक्सप्लेन करूँगा, फिर एल्यूमीनियम को। ऐसा क्या है कि यहाँ से यहाँ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, ऐसा क्या है? वो रीज़न हमको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए उस रीज़न का एक्सप्लेन होना और समझना ज़रूरी है। देखना कि हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो सोडियम है मेरे पास, इस चीज़ को लिख लीजिए चाहे तो नोट्स में चलिए, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ये हो गया 281, ठीक है? फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो ये हो गया 282। एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो ये हो गया 283। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो ये हो गया 284। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो ये हो गया 285। ठीक है, मैं यहीं तक कर रहा हूँ बस, इसके आगे की जरूरत है नहीं, आप समझ जाएंगे उसके आगे की कहानी। आगे का देखिएगा क्या है, ये जैसे क्या होता है ना, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो आप देखिएगा, जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम है 281, आउटर मोस्ट शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से डोनेट कर देगा। ठीक है, क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ फाइट, कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में हमें हमेशा स्टेबिलिटी के लिए, आउटर मोस्ट शेल में हमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट मतलब अ ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात है कि ये वो उन बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन को खींच ले? नहीं, नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि फिर सोडियम ये कहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर देता हूँ, चलो, ठीक है? तो टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा है सोडियम में। फिर मैं आता हूँ मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में 282 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ी। मतलब अब ये 6 इलेक्ट्रॉन खींचने की एक बार को सोच सकते हैं। हालाँकि है इम्पॉसिबल, सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर दिखाई देता है कि यार हम तो 2 ही तो हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींच लेंगे? तो फिर मैग्नीशियम भी कहता है कि चलिए तुम 2 को मैं डोनेट कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दें। समझ गए? लेकिन क्या हुआ कि अब जो है एल्यूमीनियम पर आ गए, तो एल्यूमीनियम के आउटर मोस्ट में 3 है, तो 3 आते ही उनके दिमाग में आ गया कि भाई अब तो हमारी क्वांटिटी और बढ़ गई, तो हम शायद खींच सकते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा खींचने का, लेकिन फिर वही बात है, 3 इलेक्ट्रॉन 5 को नहीं खींच सकते। तो क्या है कि इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, डोनेट कर ही देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है? फिर आती है बात सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने कहा कि अब हमें 4 ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स ने सोचा कि हम इनको खींच लें, इन्होंने सोचा हम इनको खींच लें, दोनों का मैच टाई हो गया। तो इस वजह से सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, लेकिन वो वैलेंसी वैलेंसी ना होकर कोवैलेंसी कहलाती है। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस नहीं होता, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता, ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेयर किए जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम। अच्छा, फिर फास्फोरस पर आगे चलिए। फास्फोरस में 285, और अरे वाह बहुत बढ़िया, आउटर मोस्ट शेल में अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई अब तो हम खींच लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को, तो अब उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या हो गई? बेटा यहाँ पर वैलेंसी हो गई 3 माइनस, क्योंकि उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी लगातार घटती जा रही है, लगातार डिक्रीज होती जा रही है। आप देखिएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का सवाल ही नहीं उठता, इसके बस की ही नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो एक इलेक्ट्रॉन को आराम से डोनेट कर दो। तो टेंडेंसी क्या थी? मैक्सिमम टेंडेंसी थी सोडियम के केस में कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा ही होगा, यानी कि कैटायन बनेगा ही बनेगा। मैग्नीशियम के केस में थोड़ी आशा जागी कि भाई हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है, क्या पता बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, लेकिन नहीं खींच पाए, फिर से आपने डोनेट कर दिया, लेकिन टेंडेंसी
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो थोड़ी सी कम हो गई, वो घट गई। उसी के बाद एल्यूमिनियम में 3, तो यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन थोड़ी और कम हो गई। और यहाँ पर सिलिकॉन तक आते आते तो टेंडेंसी खत्म ही हो गई कि अब वो लूज ही नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे पास भी 4 हैं, तेरे पास भी 4 हैं, तो मैं क्यों अपने आप को छोटा मानूं, हम दोनों बराबर के हैं। तो जब दोनों बराबर के हैं तो वो शेयरिंग कर लेते हैं ऐसे केस में। बताइए समझ में आ गया? यस सर। तो जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है ना, वही कहलाता है मेटालिक करेक्टर। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो लगातार वो टेंडेंसी घटती जा रही है, वो लगातार घटती जा रही है। दैट्स व्हाई माय मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बताइए सभी को क्लियर है इतना? यस सर। बताइए। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी को बस आप 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। रीजन, वो रीजन मैं आपको लिख देता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया, दिमाग में बैठ गया होगा। वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा इसकी। इसके बाद में जो एक्चुअल में रीजन है, जो आपको पेपर में जो रीजन लिखना है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। रीजन क्या है? रीजन में नोट करेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, the tendency to lose electrons the tendency to lose electrons decreases. Tendency to lose electrons decreases. So the metallic character of elements also decreases. Metallic character of elements also decreases. बताइए क्लियर? यस सर। ठीक है जी। और एक चीज और लिख लीजिए इसी में। On the other hand, on moving from left to right in a period, the tendency to gain electrons increases, and hence non-metallic character increases. ठीक है जी। तो क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो उल्टा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज होगा ही होगा। मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका उल्टा यानी कि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा ही होगा। बताइए जी, ये क्लियर है चौथी प्रॉपर्टी जो थी? यस सर। ठीक है। सर, हाँ जी बोलिए। सर जैसे हम ये अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं तो नीचे हाँ, एग्जांपल्स देना जरूरी होता है? ना ना ना, एग्जाम्पल तो आपसे पूछा ही जाएगा। एग्जाम्पल तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा, कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे। ये प्रॉपर्टीज हो जाए कंप्लीट, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके। ठीक है ओके। ना? बस अभी ये 4 हैं, 4 के बाद 2 प्रॉपर्टीज और हैं, वो 2 प्रॉपर्टी कराकर फिर मैं पीरियड्स के पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ग्रुप्स पर आता हूँ। ठीक है? तो यस साथ सर। साथ वो चीज क्लियर होनी जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा इसमें, यही जानना चाह रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बता दीजिए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। ये वाली प्रॉपर्टी शौर्य, रुद्रांश, पार्थ क्लियर है?
यस सर। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई। अच्छा 1 मिनट वेट करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब देखिएगा, मैं ना एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले, वही जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर थर्ड पीरियड का लिया, तो वो एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे अगेन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स फिर वही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये हो गया। इसमें आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे वेरी रिएक्टिव, इसको लिखेंगे लीस्ट रिएक्टिव, और इसको लिखेंगे, फिर से आप लिखेंगे इसको वेरी रिएक्टिव। सोडियम से यहां तक, सिलिकॉन तक, जब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां पर हम ये कहेंगे कि अगर ये कोने वाला एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यहां मैं लिख दूंगा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और यहां हम ये बोलेंगे कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब रीजन देखना है, जरा ध्यान से सुनना। देखिए, मैंने ये कहा कि जब ये सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो सोडियम जो है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम एकदम से फटाफट से वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वो एकदम से लूज कर देगा, यानी कि वो रिएक्शन करने के लिए, किसी के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए वो एकदम से तैयार है, क्योंकि उसको ज्यादा काम नहीं करना। उसको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको डोनेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो एकदम से रिएक्ट करेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब वो उतना रिएक्टिव नहीं है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करने में थोड़ा सा वो टाइम लेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में और ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी और कम। और सिलिकॉन फिर वही कहानी कि भाई ये तो शेयर करेगा। शेयरिंग में क्या होता है कि भाई पहले सोचेगा आराम से, टाइम लेगा ये टाइम लेगा। शेयरिंग में क्या है कि किसी दूसरे एलिमेंट को देखेगा जिसको, जो इसके साथ अपने अपने 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो शेयरिंग में टाइम लगता है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये आराम से बैठा रहता है। क्यों? ये सोचता है भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो है मेरे पास, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा जो मेरे साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक। फिर बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है रिएक्शन करने में, 3 इलेक्ट्रॉन ढूंढने में टाइम लग रहा है। फिर बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, तो उसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको फटाफट से मिल सकते हैं कहीं से, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसको फटाफट से मिल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं आ जाता हूँ क्लोरीन पर। तो क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी निकलता है, एकदम से फटाफट पकड़ लेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी उसको मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्लोरीन बेहद रिएक्टिव है। तो हमने ये देखा कि यहां से लेकर यहां तक रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फटाफट से डोनेट कर रहा है, इसको डोनेट करने में टाइम लग रहा है, इसको डोनेट करने में और टाइम लग रहा है, और ये तो डोनेट ही नहीं कर रहा है। और ये जो है फॉस्फोरस, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने में टाइम लग रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने में टाइम लग रहा है, तो इसकी भी रिएक्टिविटी कम है। लेकिन क्लोरीन, इसकी रिएक्टिविटी एकदम से ज्यादा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये फटाफट से ले लेगा। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। रिएक्टिविटी वाला फंडा। निकुंज क्लियर है? ठीक है। अक्षत, दोनों अक्षत बता दो। Yes, sir. ठीक है। आस्था, दीपांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। देवशी, दिवस, हर्षित, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, मैं इसके रीजन को ना एक बार लिखवा देता हूँ, नोट करिएगा। हम ये कहेंगे, रीजन में हम ये कहेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट थर्ड पीरियड, if we talk about third period elements, so in sodium there is 1 electron. In sodium there is 1 electron which it can lose very easily, which it can lose very easily to react with other substances, which it can lose very easily to react with other substances, to react with other substances. So it is very reactive. Full stop. फिर आगे लिखेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ। जरा ये बोर्ड दूसरा है ना, तो थोड़ा मिटाने में टाइम लग रहा है। सर ये बोर्ड से नहीं हिल रहा है बहुत ज्यादा? हाँ, ये वॉल पर नहीं है ना, ये स्टैंड पर लगा रखा है। अच्छा। हाँ, इसलिए वो थोड़ा सा हिल रहा है। आप लोगों को नोट करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो सर। इतना ज्यादा क्लीन भी नहीं है ये बोर्ड, तो चलो कोई नहीं। There is 1 electron which it can lose very easily to react with other substances, so it is very reactive. उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले एलिमेंट की। The second element sodium, oh sorry, magnesium, has 2 valence electrons. भाई आउटर मोस्ट में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Has 2 valence electrons, 2 valence electrons, so it is not so easy for magnesium to lose those 2 electrons, so it is less reactive than sodium. So it is less reactive than sodium, and so on. ठीक, and so on का मतलब क्या है?
फिर आगे मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो उसके लिए भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, आगे मैं सिलिकॉन के लिए बात करूंगा तो वो तो बेचारा डोनेट ही नहीं करेगा। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? पूरा इसको, ये जो है रीजन जो है केमिकल रिएक्टिविटी का, इसको पूरे को रटने की जरूरत नहीं है। बस ये आप समझना कि अ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जितनी हम आसानी से डोनेट कर देगा कोई भी एलिमेंट, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। कोई एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, और जो एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएगा वो उतना ही ज्यादा, उतना ही कम रिएक्टिव। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है? लक्ष्य, केशव, पार्थ, रुद्रांश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, जी, sir. ओके ओके Yes, ओके sir. ओके। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट छठी प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखते हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में मैं बोलूंगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, the basic nature of oxides decreases. The basic nature of oxides decreases, and acidic nature increases, and acidic nature increases. अब इसका रीजन, as we know that on moving from left to right, as we know that on moving from left to right in a period, metallic character decreases, and metals always form basic oxides. ठीक है, therefore या thus basic nature of oxides decreases। ये बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, ये लास्ट वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी, आगे लिखता हूं मैं। Thus basic nature of oxides
डिक्रीजेस। मैं ये जानता हूँ कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, मेटल्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल्स जो है वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर लगातार डिक्रीज होता है। जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स का वो भी डिक्रीज होगा। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. भाई मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटल्स हैं, मेटल मतलब जो एलिमेंट्स हैं, उनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वो भी तो डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल्स जो है वही तो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बताइए, समझ गए? दीपांशी, क्लियर है? दीपांशी क्लियर है? बताइए, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। इसके बाद इसी में एक चीज और देखिएगा। मोरोवर as we know that on moving from left to right in a period, the non-metallic character increases and non-metals always form acidic oxides, so nature of acidic oxides increases on moving from left to right in a period. तो जी ये हमारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज हुई, 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पीरियड्स की। ठीक, अब इनमें जरा ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। तो क्वेश्चन नोट करिएगा जी। पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। The atomic radii of the elements of second period, the atomic radii of the atomic radii of the elements of second period are given below. Are given below. देखिए क्या दे रखा है। एलिमेंट्स और फिर है एटॉमिक रेडियाई, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा पीएम। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसी तरह से पिकोमीटर भी एक यूनिट होती है, 10 की पावर -12 होता है इसमें। जैसे मिलीमीटर में हम मिलीमीटर में 10 की पावर -3 से यानी कि 1000 से डिवाइड करते हैं, ऐसे पिकोमीटर में 10 की पावर -12। खैर वो अपने काम का नहीं है, बस एटॉमिक रेडियाई पिकोमीटर में निकाला जाता है, इतना ध्यान रखिए। तो आप ये देखिए जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमने लिख रखे हैं यहाँ पर।
अलग अलग करके, बी बोरोन, बोरोन, बोरोन के आगे बेरिलियम, ONLI, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन। मतलब ये सीक्वेंस में नहीं लगे हुए हैं, और एटॉमिक रेडियाई इनका दे रखा है 88,111, 88,111, और ऑक्सीजन का दे रखा है बेटा 66, नाइट्रोजन का 74, लिथियम का 152, फ्लोरीन का 64 और कार्बन का 77। ये लाइन खींच दी है बीच में ताकि आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। देखिए जी, एटॉमिक जो हमारा वो है, मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के शुरुआत के जो 4 पीरियड्स हैं एटलीस्ट वो तो हमें रटने ही है। ठीक, तो मुझे मालूम है जो सीक्वेंस होता है ना प्रॉपर, वो सीक्वेंस तो होता है लिबेब कनॉफ, ये होता है सीक्वेंस। और हमें यहाँ पर जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स की जो मैंने अभी 6 प्रॉपर्टीज करी है, मैं उनको यूज करके भी तो इसका सीक्वेंस पता लगा सकता हूँ। कैसे? इन्होंने ये हमको सीक्वेंस दे रखा है, और मैं जानता हूँ कि पीरियड्स में जो है, पीरियड्स में एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज होता है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये होता है, ये मैं जानता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि वो फंडा यूज करके भी तो मैं बता सकता हूँ कि इनका सही सीक्वेंस क्या है। ठीक, चलिए, वो चीज तो मुझे मालूम ही है, लेकिन जरा ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है। ये तो डेटा गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिएगा, इन्होंने पूछा है अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने 4-5 चीजें पूछी हैं इसमें। तो पहला, फर्स्ट पार्ट इधर लिख रहा हूं मैं, ये मिटा रहा हूं। तो देखिएगा इन्होंने पूछा क्या क्या है हमसे। ये पार्ट है, ये पार्ट है, arrange these elements in decreasing order of their atomic radii। देखो जी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इनके एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ठीक है, लगा देंगे। सबसे सबसे ज्यादा आप देखिए क्या है, 152। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक रेडियस है 152, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस यही है। उसके बाद बेरिलियम का 111, बेरिलियम का 111, फिर उसके बाद बोरोन का 88, बोरोन का 88, फिर उसके बाद कार्बन का 77, कार्बन का 77, उसके बाद नाइट्रोजन का 74, नाइट्रोजन का 74, उसके बाद ऑक्सीजन का 66, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन का कितना है, 64। चलो जी, अब जरा देखते हैं बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना तो कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा भी लगा देगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बी पार्ट, आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अगला क्वेश्चन है, आर द एलिमेंट्स नाउ arranged, are the elements now arranged
in the pattern of a period are arranged in the pattern of a period in the periodic table। वो पूछ रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं क्या ये पीरियोडिक टेबल में जो कोई पीरियड होता है क्या उस पीरियड के पैटर्न के हिसाब से अरेंज हो रखे हैं? बताइए हाँ या ना, बताइए क्या ये पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड के हिसाब से अरेंज हो रखे हैं? No, sir. अरे हाँ भाई हाँ, यस। अब जो ये एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो तो पीरियड के हिसाब से ही हुए हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं और पुराने यहाँ वाले देख रहा था। आपको लगा कि शुरुआत वाले का पूछ रहे हैं? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, अब जो है ये करने के बाद में बी पार्ट पूछा गया है तो हम कहेंगे यस, नाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड as a pattern in the periodic table। उसके बाद देखिए कि सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। सी पार्ट में देखिएगा, सी पार्ट में कह रहे हैं which elements have the largest and smallest atoms। which elements have the largest and smallest atoms। ये तो वैसे ही बता देंगे आप। भाई सबसे बड़ा एटम किसका होगा, यानी कि सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा? Lithium. का। लार्जेस्ट साइज किसका होगा? लिथियम Lithium. का। और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? Fluorine. क्लोरीन का। ठीक, उसके बाद फ्रॉम दिस डेटा, लास्ट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसी में लास्ट पार्ट है वो है फ्रॉम दिस डेटा infer how the atomic size of the elements changes as you go from left to right in a period। क्या इन्फर करना है? पता है हमको अगर लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं किसी भी पीरियड में तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज ही होता है। बताइए जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है? तो बेटा Yes, sir. ग्रुप्स की रह गई है प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं, हमने 6 प्रॉपर्टीज देखी है यहाँ पर पीरियड्स की। पहली प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन on moving from left to right in a period the number of valence electrons increases from 1 to 8। समझ गए? दूसरी प्रॉपर्टी थी वैलेंसी। on moving from left to right in a period the valency first increases from 1 to 4 and then reduces to 0। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? मेटालिक करेक्टर, सॉरी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या था? on moving from left to right in a period the atomic size of elements decreases। फोर्थ प्रॉपर्टी मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर में क्या था? on moving from left to right in a period the metallic character of elements decreases। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी बताएंगे? फिफ्थ प्रॉपर्टी थी हमारी पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी बताइए, ध्यान नहीं आ रही मुझे। केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में हम ये बोलेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो सबसे लेफ्ट वाला होता है सोडियम वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसे ही सबसे लास्ट वाला जो होता है क्लोरीन वो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो पहले केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है फिर वो इंक्रीज होती है। उसके बाद लास्ट था हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड the basic nature of oxides decreases, ठीक है, because metallic character decreases। on moving from left to right in a period the acidic nature of oxide increases because non metallic character increases। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, बस जी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज बची हैं और थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, तो एक क्लास और लगेगी, एक क्लास में करा दूंगा। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी फिर। ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। Okay. Thank you,